हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चे, मैं पहले तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि कुछ बच्चे क्लास 11th के जो हैं वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट एक्टिवली कर रहे हैं। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि वो रोज़ मुझसे टॉपिक के बाद क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इस टॉपिक के ऊपर आप क्वेश्चन आंसर बता दीजिए कि क्या क्या हो सकते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। क्लास 11 को बेसिकली पढ़ना ही ऐसे होता है, जितनी इग्नोरेंस होगी बाद में डिफिकल्टी उतनी ही होगी। हम जितना टॉपिक को ये सोचे हैं कि चलो अभी कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो बेटा वो बाद नहीं आता। और पता है दिक्कत क्या है? ये इंडियन मेंटेलिटी है। हम तब तक कोई काम नहीं करते जब तक कोई आफत नहीं आ जाती है, और आफत आने के बाद अगर काम किया तो बेटा वो काम उस परफेक्शन से हो ही नहीं सकता। बात ये है। इसलिए ये प्रॉब्लम आप अकेले की नहीं है, ये इंडियन मेंटेलिटी है कि जब तक आफत ना आ जाए हम काम करते ही नहीं है। ठीक है, तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि बेटा उस आफत के आने से पहले आप काम कर लीजिए, वरना काम इम्परफेक्शन के साथ होगा। आप मेहनत भी खूब कर रहे होंगे, पूरी पूरी रात भी जगेंगे, उसके बाद भी अगले दिन रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका बहुत ध्यान रखिए आप कि आप थोड़ा सिस्टमैटिक रहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो आफत आपके ऊपर आने वाली है उसको आप रोक नहीं पाएंगे, वो तो आनी ही है। ठीक है, तो बेटर ही है कि उसको अभी से सामना करना सीख लें उसके लिए। ठीक है, तो चलिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको जो न्यूमेरिकल्स कराए थे, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको तरीका बताया था कि न्यूमेरिकल्स किस तरीके से होते हैं, और मैंने उसको भेजा भी था कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स के ऊपर बनेंगे। कुछ बच्चों का कुछ कॉमन एरर आया है। कॉमन एरर का मतलब कुछ कॉमन डिफिकल्टी आई है, कुछ प्रॉब्लम आई है कि उनको ये नहीं पता लग रहा कि आंसर एग्जैक्टली किस फॉर्म में छोड़ना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी जो लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसके ऊपर बेस में आपको बता रहा हूं, जब भी आपके पास कभी ऐसा होता है कि आपसे पूछते हैं कि राइट द वैल्यू विद एरर लिमिट्स, ऐसा कभी अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में जो बात करी थी कि हमने मीन वैल्यू निकाली थी, फिर एब्सोल्यूट एरर निकाला था, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला था, फिर रिलेटिव एरर, फिर परसेंटेज एरर। जब भी आपसे पूछते हैं कि राइट इट्स वैल्यू विद एरर लिमिट्स, तो आपको एग्जैक्टली किस फॉर्म में लिखना होता है ये मैं आपको बता रहा हूं। वो फॉर्म ये होता है कि आप लिखते हैं पहले मीन वैल्यू, आंसर इस फॉर्म में छोड़ा जाता है, मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू, अब आपका जो भी इन दोनों का आंसर आ रखा है, जो इसका आंसर आ रखा है वो यहां लिख दीजिए, जो इसका आंसर आ रखा है वो यहां लिख दीजिए। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन को इस फॉर्म में ना आप बोल के आप बोलते हैं परसेंटेज एरर के फॉर्म में लिखिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मीन वैल्यू लिख लें और प्लस माइनस जो भी परसेंटेज एरर निकल रखा है वो आप लिख लें यहां पे। ठीक है, अब ये प्लस माइनस क्यों है? प्लस माइनस ये है कि अगर हम किसी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक करते हैं, और मान लीजिए मैं 0.1 की मिस्टेक करता हूं कोई कैलकुलेशन करने में, तो 0.1 की मिस्टेक का मतलब है कि 0.1 में ज्यादा भी मेजर कर सकता हूं और 0.1 कम भी। एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि किसी चीज की लेंथ 5 सेंटीमीटर है और मैं 0.1 सेंटीमीटर की मिस्टेक कर सकता हूं, किसी भी तरीके से वो मिस्टेक हो सकती है, तो मैं 5 सेंटीमीटर को 5.1 भी मेजर कर सकता हूं और 4.9 भी। एरर दोनों तरफ हो सकता है, अगर 0.1 की ही गलती करता हूं तो वो ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है कि आप एरर से ज्यादा वैल्यू भी ला सकते हैं और कम वैल्यू भी ला सकते हैं, इसलिए दोनों चीजों को आपको कंसीडर करना होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जिन बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ये है कि जब भी आपको आंसर देना होता है तो इस फॉर्म में देना होता है कि मीन वैल्यू लिखिए आप प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट वैल्यू जो आपने निकाली थी, ठीक है, उसको आप यहां पुट करिए। परसेंटेज के फॉर्म में पूछा हो तो इसी की जगह परसेंटेज एरर जो आपके पास था वो आप लिख लीजिए। ठीक है बेटा, चलिए अब इसी के साथ हम आज नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक की विशेषता ये है कि न्यूमेरिकल्स इस पे खूब बनेंगे, बहुत, मतलब एरर एनालिसिस में अब जो मैं आपको सेगमेंट बना रहा हूं 95% समझ लीजिए, या बल्कि उससे भी ज्यादा न्यूमेरिकल्स इसी सेगमेंट के ऊपर बनते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, वो है एरर्स इन प्रोपेगेशन। ठीक है, यानी कि प्रोपेगेशन ऑफ एरर, सॉरी, प्रोपेगेशन ऑफ एरर का मतलब क्या होता है? प्रोपेगेशन का मतलब होता है मूवमेंट, चलना। ठीक है, प्रोपेगेशन की जगह एक और वर्ड यूज किया जा रहा है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब होता है कि आपने किसी एक चीज की कैलकुलेशन पहले करी थी, उसमें एरर निकाल दिया। अब क्या है, अब आपको यह देखना है कि किसी फॉर्मूले के अंदर जो चीजें यूज होती हैं, अगर उनके लिए कोई एरर आ गया तो फिर ओवरऑल एरर कैसे निकालेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल से आप समझ पाएंगे। मान लीजिए मैं क्लास 10 का एक क्वेश्चन आपके पास लेता हूं। क्लास 10 में बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है R = R1 + R2। मैं R को RS मान लेता हूं,
RS का मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब अगर मुझे सीरीज कॉम्बिनेशन में निकालना था, लेकिन मैंने इसकी जब वैल्यू देखी तो इसमें भी कुछ एरर आ गया। जो हमने वैल्यू निकाली, जो इसकी वैल्यू मेजर करी, वो एक्यूरेट नहीं आई, कुछ एरर के साथ आ गई, और इसकी वैल्यू में भी एरर आ गया। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, फाइनल आंसर लाऊंगा, तो मेरे फाइनल आंसर में भी एरर आएगा। अब मेन बात यह है कि एरर इसमें भी है, एरर इसमें भी, दो डिफरेंट चीजों में एरर आ गया। तो उसको मैं कैसे सॉल्व करूं? वैल्यू से वैल्यू तो सॉल्व की जा सकती है, लेकिन एरर से एरर कैसे सॉल्व किया जाए? इसी को बोलते हैं हम प्रोपेगेशन ऑफ एरर। कि फॉर्मूला किस तरीके का है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एरर को सॉल्व कैसे करना है। एरर को सॉल्व करने के लिए भी अलग फॉर्मूले हैं कि किस केस में आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो चलिए, उसकी कोई टेंशन की बात नहीं, बिल्कुल ढंग से इस क्लास को आप देखते चलिए, और मैं बिल्कुल इंश्योर करता हूं चीजें इतनी इजी है, बहुत आराम से आपको समझ में आने चालू हो जाएंगी। ठीक है, बस एक बार ढंग से इसको देखते रहिए। हर जो भी मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा उस टॉपिक के ऊपर एक न्यूमेरिकल मैं आपको साथ साथ कराऊंगा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा, इस टॉपिक का न्यूमेरिकल इस तरीके का होता है और उसको ऐसे किया जाता है। ठीक है बेटा, तो बस ढंग से देखते रहिए। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास था प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में हमारे पास फर्स्ट चीज है एरर इन एडिशन और सम। एरर इन एडिशन और सम क्या मतलब निकलता है इसका? यानी कि मैं उस फॉर्मूले की बात करना चाहूंगा, किसी एक ऐसे फॉर्मूले की बात करना चाहूंगा जो दो या उससे ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी के सिर्फ एडिशन से निकलता है, एडिशन से बनता है। जैसे कि मैंने जो आपको एग्जांपल बताया था आपको कि इसका मेरे पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो समथिंग प्लस समथिंग करके बनता है, उसका मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला था। मैं वही फॉर्मूले की बात करूंगा जो आप ऑलरेडी जानते हैं, क्लास 10th में पढ़ के आ रखे हैं, RS = R1 + R2। ये फॉर्मूला था इस फॉर्म का। इसमें एरर इन सम का मतलब एक ऐसे फॉर्मूले का हम जिक्र करेंगे जिसमें दो चीजों के एडिशन से आपका फाइनल आंसर आता है। इसको बोलते हैं हम एरर इन सम या फिर एरर इन एडिशन। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। देखिए, लेट अ फिजिकल क्वांटिटी, ढंग से समझते जाइएगा। ये फर्स्ट पार्ट आप समझ लेंगे ढंग से तो आपको सेकंड थर्ड इजी हो जाएंगे। लेट अ फिजिकल क्वांटिटी, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी थी जो कि x = a + b के ऊपर डिपेंड करती है, यानी उसका फॉर्मूला a + b के ऊपर डिपेंड करता है। a + b का मतलब a की जगह कुछ भी हो सकता है, b की जगह भी कुछ भी हो सकता है। बस सिंपल एडिशन होता है, ना मल्टीप्लिकेशन, ना डिवीजन, ना सब्ट्रैक्शन, कुछ नहीं, सिर्फ एडिशन आता है फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी x थी, a + b। अब लेट एब्सोल्यूट एरर इन a के अंदर, देखो हुआ क्या कि फॉर्मूला इस तरीके का था, लेकिन जब मैंने a की कैलकुलेशन करी तो उसके अंदर एरर आ गया, b की कैलकुलेशन करी तो उसमें एरर आ गया, तो फाइनल जो आंसर आएगा उसमें भी तो एरर आएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2 विदिन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला था। ओके, अब अगर मान लीजिए कि मैं लेंथ की जब कैलकुलेशन करता हूं, मतलब मुझे ऑब्जर्व करना है, नापना है लेंथ को, लेंथ की जब मैं कैलकुलेशन करता हूं तो आंसर कुछ और आ गया जो एग्जैक्ट था। मान लो आंसर मेरे पास आना था 7 सेंटीमीटर और मैंने कैलकुलेट कर दिया 7.1, तो 0.1 का एरर आ गया। ओके, ब्रेथ को जब मैंने कैलकुलेट किया तो ब्रेथ थी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, लेकिन उसको कैलकुलेट किया कर दिया मैंने 4.9। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कैलकुलेशन करी तो है, लेकिन एरर के साथ कर ली। अब जब एरर के साथ मेजरमेंट कर लिया मैंने, तो जब मैं फाइनल आंसर निकालूंगा पेरीमीटर का तो सही नहीं आएगा ना, गलत आएगा ना। इसलिए बात है कि आपको ये देखना है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या आनी थी और उसमें एरर कितना हुआ। तो इसलिए एरर की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ताकि अगर आपने गलत भी मेजरमेंट कर ली है तो भी आप फाइनल आंसर सही बता सके। ठीक है, उसी की बात है। तो यहां पर जैसे पैरामीटर होता है, ठीक है, उसी तरीके से है। तो x अगर a के अंदर आपने मिस्टेक कर दी, एरर कर दिया, b के अंदर एरर कर दिया कैलकुलेशन में, तो x में भी एरर आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि लेट एब्सोल्यूट एरर इन a, उसको आप किस साइन से डिनोट करते हैं, डेल्टा a से लिखते हैं। एब्सोल्यूट एरर इन b = डेल्टा b, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एब्सोल्यूट एरर के लिए डेल्टा साइन आ जाता है, ट्रायंगल वाला साइन। ठीक है, Therefore, absolute error in x = डेल्टा x। अगर a में इतने का एरर आ गया, b में इतने का एरर आ गया, तो x में इतने का एरर आ जाएगा, मान लिया। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करते हैं। Therefore, x ± डेल्टा x, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ x विद एरर लिमिट्स। वैल्यू ऑफ x का मतलब है जो x का एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए था, और डेल्टा x का मतलब जितना एरर आ जाता है। अब वो एरर ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो वैल्यू ऑफ x विद एरर लिमिट्स, x ± डेल्टा x =
क्या लिख पाऊंगा मैं इसको लिख पाऊंगा a प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब टेंशन हो गई होगी, टेंशन इस बात की होगी सर ये क्या अजीब सा है। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं बेटा, अगर मैं बोलता हूं कि x के अंदर इतने का एरर है तो ये कब आया होगा, ये तब आया होगा जब a के अंदर भी डेल्टा a का एरर होगा और b के अंदर भी डेल्टा b का एरर होगा। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि दोनों में ही एरर हो, किसी एक में भी हो सकता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि आपने दोनों के अंदर एरर कर दिया। a प्लस माइनस डेल्टा है, a की वैल्यू ये थी एग्जैक्टली, लेकिन आपने इतने की इसके अंदर एरर कर दिया। b की वैल्यू ये थी लेकिन उसमें आपने इतने का एरर कर दिया। जब a में भी एरर आएगा, b में भी एरर आएगा तो x में भी एरर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसी फॉर्मूले के अंदर a की जगह रख दिया a प्लस माइनस डेल्टा a, इसी फॉर्मूले में b की जगह रख दिया b प्लस माइनस डेल्टा b, बीच में प्लस का साइन था तो प्लस आ गया, तो x की जगह क्या आ जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x। तो बेसिकली x is replaced by x plus minus delta x, a is replaced by a plus minus delta a and b is replaced by b plus minus delta b। ये था एग्जैक्ट आंसर निकालने का तरीका, लेकिन आपने ये कर दिया, एरर कर दिया इसके अंदर। अब देखिए आगे कैसे करना है। तो x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो मैं ये कर सकता हूं a और b को एक साथ लिख लूं, a प्लस b को मैं एक साथ लिख लेता हूं। आगे क्या आता है, प्लस माइनस डेल्टा a इसमें से आता है और इसमें से क्या आता है प्लस माइनस डेल्टा। प्लस की मल्टीप्लाई अगर मैं इससे कर भी दूंगा तो भी प्लस माइनस ही आएगा। अब देखिए क्या a प्लस b को मैं कुछ जानता हूं, यस a प्लस b मेरे पास x है, तो मैं क्या लिखता हूं x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। x से x कैंसिल हो गया, प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ये मेरे पास अभी तक आंसर निकल के आया, यानी डेल्टा x ऐसे निकाला जाएगा। अब एक बात, आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो किसी चीज के अंदर, तो अगर आपको ये पता लग जाए आप मैक्सिमम कितनी मिस्टेक कर सकते हैं या मैक्सिमम कितना एरर कर सकते हैं, तो ये हमेशा कंफर्टेबल होगा। कैसे, जैसे कि मान लीजिए कोई आपसे पूछता है, कोई आपको एक टास्क देता है करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जॉब करने के लिए गए, ठीक है, तो आपसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपके लिमिटेशंस क्या हैं, आप क्या काम नहीं कर सकते, तो आप हमेशा उसको टॉप बताएंगे। टॉप का मतलब क्या है कि आपने बोल दिया कि मैं 10 घंटे तो जॉब कर सकता हूं, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में 10 घंटे जॉब करता हूं, लेकिन 12 घंटे से ज्यादा मैं जॉब नहीं कर सकता, ठीक है। यानी 12 घंटे से ज्यादा जॉब ना करने का मतलब होता है कि आप 11.5 घंटे भी कर सकते हैं, 11 घंटे भी कर सकते हैं, 10.5 घंटे भी कर सकते हैं, 10 घंटे भी कर सकते हैं, लेकिन 12 से ज्यादा तो कर ही नहीं सकते किसी भी हालत में। वो क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया आपका, कि 10 घंटे की नॉर्मल जॉब में मैं सिर्फ 2 घंटे एक्स्ट्रा जो है इतना मैक्सिमम कर सकता हूं, उसके बाद नहीं कर सकता, चाहे आप कुछ भी कह दें, फिर आप मेरी पेमेंट काट लें, चाहे कुछ कर लें। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आपकी मैक्सिमम लिमिट हो गई, ठीक है। और आपसे पूछा मिनिमम कितना आप कर सकते हैं, मिनिमम कितना काम कर सकते हैं, तो आपने बोला कि मिनिमम तो मेरी कंडीशन ये है कि मैं घर पे रहूं, मैं काम ही नहीं करूंगा, मिनिमम तो मेरी कंडीशन ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने मिनिमम और मैक्सिमम का क्राइटेरिया सेट कर दिया, लेकिन कंपनी वाला जो है वो ये चाहेगा कि आपका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, और बेस्ट यूटिलाइजेशन आपका तब हो सकता है जब वो जाने कि आप मैक्सिमम कितना काम कर सकते हैं। तो उन्हें ये पता है कि अगर मैंने इस कैंडिडेट को ले लिया तो ये 12 घंटे तक जॉब कर सकता है, यानी कि मैक्सिमम हो गया। अगर 12 घंटे जॉब कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, जिस दिन 11 घंटे जॉब करानी होगी उस दिन खुशी खुशी कर लेगा, जिस दिन 10.5 घंटे जॉब करानी होगी उस दिन भी खुशी खुशी कर लेगा, लेकिन 12 घंटे मैक्सिमम हो गया। तो इसी तरीके से आपको लिमिट देखनी होती है कि एरर में आप मैक्सिमम कितनी गलती कर सकते हो, मैक्सिमम, ठीक है। जैसे अगर अलग अलग स्टूडेंट्स का अगर सिलेक्शन हो रहा है, अलग अलग स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है, मान लीजिए स्कूल में था कोई को करिकुलर एक्टिविटी होनी थी, को करिकुलर एक्टिविटी में क्या था कि डांस का मान लीजिए कंपटीशन चलने वाला था, तो सेलेक्ट हो रहे थे डांसर्स, ठीक है, बहुत सारे बच्चे आए, मुझे डांस में पार्टिसिपेट करना है अपने आप को, सेलेक्ट हो रहे थे वो। तो उसमें क्या हुआ कि सिलेक्शन में ये देखा डांस टीचर ने कि कौन डांस के कितने स्टेप में मैक्सिमम गलती कर सकता है। तो पता लगा कि ये बच्चा जो है ये 2 स्टेप में गलती कर सकता है, ये बच्चा 3 स्टेप में कर सकता है, ये 4 स्टेप में, ये 5 स्टेप में, मतलब 2 स्टेप में मैक्सिमम गलती कर सकता है। इसका मतलब मेरे पास सबसे बढ़िया स्टूडेंट यही हो गया जो सिर्फ 2 स्टेप में मैक्सिमम गलती कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मैक्सिमम लेके चलना होता है कि मैं मैक्सिमम कितना एरर कर सकता हूं, तो उससे कम होगा तो हमारे फेवरेबल होगा ना। अब जो बच्चा 2 स्टेप्स में गलती कर सकता है मैक्सिमम, तो जब वो 1 स्टेप में गलती करेगा तो टीचर खुश होगा ना। लेकिन अगर वो 2 स्टेप मैक्सिमम गलती कर सकता है और फिर 3 में गलती कर जाए, इसका कोई चांस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी मैक्सिमम लिमिट वही थी कि वो 2 स्टेप से ज्यादा में गलती कर ही नहीं सकता।
तो वही बात है कि आप जब एरर निकाल रहे होते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप मैक्सिमम कितना एरर कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम हमेशा जब एरर लिमिट निकालते हैं तो मैक्सिमम निकालते हैं। मैक्सिमम देख लो कितनी गड़बड़ी आ सकती है, उससे कम हुआ तो अच्छा। अब मुझे एक चीज बताइए, ये जो मेरे पास आंसर आया है प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, इसमें 4 पॉसिबिलिटी आ सकती हैं, इसके 4 पॉसिबल आंसर आ सकते हैं। अब वो क्या 4 आ सकते हैं देखिए, इसकी पहली पॉसिबिलिटी है कि पहला मेरा आंसर आ जाए प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, पहला आंसर, ओके। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मेरा आंसर आ जाए प्लस डेल्टा ए माइनस का डेल्टा बी, क्योंकि इन पे दोनों साइन है, प्लस भी और माइनस भी है, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि आ जाए माइनस का डेल्टा ए और प्लस का डेल्टा बी। फोर्थ पॉसिबिलिटी है कि माइनस डेल्टा ए और माइनस डेल्टा बी आ जाए, यानी कि फर्स्ट केस में दोनों पॉजिटिव, सेकंड केस में फर्स्ट पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो गया, थर्ड केस में फर्स्ट नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव और फोर्थ केस में दोनों नेगेटिव। ये 4 ही पॉसिबिलिटी है, इन चारों के अलावा कोई और आंसर नहीं आ सकता, ओके। अब मुझे बताइए वैल्यू वाइज यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज सबसे ज्यादा आंसर इन चारों में से किसका आएगा? वैल्यू वाइज, साइन वाइज नहीं बोल रहा हूं, वैल्यू अमाउंट, सबसे ज्यादा आंसर इन चारों में से किसका आएगा? तो आपका आंसर होना चाहिए एक तो इसका आएगा, दोनों एडिशन हो रहे हैं तो सबसे ज्यादा आंसर आ जाएगा, दोनों सब्ट्रैक्शन हो रहे हैं तो भी सबसे ज्यादा आंसर आ जाएगा। मैंने बोला वैल्यू वाइज, साइन वाइज नहीं। जैसे मान लो कि मेरे पास डेल्टा ए की वैल्यू होती 2, ठीक है, और डेल्टा बी की वैल्यू होती 1, तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा +3। इसका आंसर कितना आएगा? 2 - 1 यानी कि +1। इसका आंसर कितना आएगा? -2 + 1 = -1। इसका आंसर कितना आएगा? -2 - 1 = -3। इसका आंसर आया +3, इसका आंसर आया -3। वैल्यू में तो सबसे ज्यादा इन दोनों का ही आंसर है, दोनों का आंसर 3 आया। प्लस माइनस की टेंशन आप मत लीजिए, ये देखिए मैक्सिमम कितना आ सकता है, +3 - 3 दोनों अपनी अपनी जगह मैक्सिमम है। तो इसका मतलब है कि इन चारों में से जो 4 पॉसिबिलिटी हैं उनमें सिर्फ 2 से ही मैक्सिमम आंसर आता है और उसी को बोलते हैं मैक्सिमम एरर। तो अब मैं उसको लिखूं कैसे, देखिए अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा, so the maximum error plus minus delta x is equal to plus minus delta a plus delta b। ये मेरे पास फाइनल आंसर हुआ। अब एक बात समझिए कि मैंने प्लस डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी, एक तो ये पॉसिबिलिटी थी, और एक माइनस डेल्टा ए और माइनस डेल्टा बी, ये दूसरी पॉसिबिलिटी थी। इन दोनों को मैंने एक साथ ही लिख दिया। अब कैसे एक साथ लिखा सोचिए, ये मैंने प्लस माइनस लगाया, अगर मैं प्लस के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो दोनों प्लस के आएंगे, अगर मैं माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक ही इस चीज से 2 आंसर लिख रहा हूं। इसे बोलते हैं एक तीर से 2 शिकार करना, कि आपने एक ही स्टेप लिखा लेकिन उसमें दोनों इंक्लूड हो गए। पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करूंगा दोनों पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव की मल्टीप्लाई करूंगा दोनों नेगेटिव आ जाएंगे। तो दोनों केस में आंसर तो मैक्सिमम ही आ रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम एरर का फॉर्मूला हमारे पास हो गया ये। इसका मतलब जब हम कोई ऐसा फॉर्मूला सॉल्व करेंगे जिसमें सिर्फ एडिशन आता होगा तो उसमें एरर निकालने का तरीका इस फॉर्मूले से आएगा, यानी कि इस फॉर्मूले से आप एरर निकालेंगे सिर्फ। अब मैं जानता हूं कि आपको ये बात अभी समझ नहीं आई होगी कि इस फॉर्मूले से एरर निकालेंगे कैसे, तो उसी के लिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल बता रहा हूं कि इस टॉपिक के ऊपर कैसा क्वेश्चन बनता है और वो कैसे सॉल्व किया जाएगा। बहुत ही इजी है, वेरी सिंपल, लॉलीपॉप, वेरी इजी। देखिए देखिए, इसको नोट आप बाद में कर सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन फिलहाल आप समझ लें जरूर। मैंने आपको इसका डेरिवेशन कराया। कई बार क्या होता है, स्कूल में डेरिवेशन पूछ लेते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, शॉर्टकट में बता देते हैं कि बेटा एरर का फॉर्मूला ये रहा, एडिशन में खत्म, सीधा फॉर्मूला बताया, बात खत्म हो गई। लेकिन आप लॉजिक नहीं सीख पाएंगे। लॉजिक नहीं सीख पाएंगे तो 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर तीसरा ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब सुनो, अब क्या हुआ, एक क्वेश्चन था आपके, इसके पास, हमारे पास इसका एक क्वेश्चन था कि आपको ये दे रखा है R1 = 5.0 प्लस माइनस 0.1 ओम, और R2 दे रखा है आपको 7.0 प्लस माइनस 0.2 ओम।
तो क्या पता लगा, R1 दे रखा है, R2 दे रखा है, आपको दोनों रेजिस्टेंस दे रखे हैं, एंड व्हाट इज आस्क्ड, आपसे ये पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद एरर लिमिट्स, ऐसा क्वेश्चन बनता है, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद एरर लिमिट्स। तो अब सुनिए कैसे करेंगे, मुझे निकालना है आरएस, रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ये जो वैल्यू दे रखी है, ठीक है, देखो जो प्लस माइनस के बाद लिखा है वो तो है एरर, और जो उससे पहले लिखा है वो है एग्जैक्ट वैल्यू, यानी कि 5 ओम इसका आंसर एक्चुअली था, लेकिन जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो 5 से आप 0.1 ज्यादा कैलकुलेट कर सकते हो और 0.1 कम। इसी तरीके से R2 का एक्चुअल आंसर था 7 ओम, लेकिन आप 0.2 की मिस्टेक कर सकते हो, 0.2 का एरर कर सकते हो, वो 0.2 ज्यादा मेजर कर सकते हो या 0.2 कम मेजर कर सकते हो। तो सबसे पहला इसका काम ये होता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, और ये आपका चाहे एडिशन का क्वेश्चन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन का, चाहे डिवीजन का, चाहे सब्ट्रैक्शन, किसी का भी, उसके अंदर आपको ये पार्ट आपको रफ में कर लेना है, मतलब पेंसिल से कर लेना है, वो आपके लिए फायदा रहेगा। कैसे, 5 की जगह मैं इसको सिर्फ R1 लिखता हूं, और डेल्टा 0.1 को मैं लिखता हूं डेल्टा R1, इसको मैं नाम देता हूं। ये था R1 की एग्जैक्ट वैल्यू और ये था इसके अंदर एरर, तो डेल्टा R1 लिखा है। ये मेरे पास क्या है, ये R2 होगा, तो ये क्या होगा, डेल्टा R2। ये ध्यान रखना है कि जब भी कहीं पर R1 आएगा उसकी जगह मैं 5 रखूंगा, 5.0, R2 की जगह 7.0 रखूंगा, डेल्टा R1 आएगा तो 0.1 रख लेंगे, और डेल्टा R2 कहीं आएगा तो उसकी जगह 0.2 रख लेंगे, ये ध्यान रखना है। अब देखो, अगर मुझे रेजिस्टेंस सीरीज निकालना हो तो जनरल फॉर्मूला क्या है उसका, RS R1 प्लस R2, ये कब था, इन सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला होता है। तो R1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 5.0, R2 की वैल्यू कितनी है, 7.0, ठीक है, तो कितना आंसर आया, 12.0, तो RS मेरे पास आ गया 12.0 ओम, 12.0 ओम मेरे पास आ गया, जो इसकी एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए थी। अगर आप इसके अंदर एरर ना करते, सिर्फ 5 और 7 होता तो 12 आंसर आ जाता, क्लियर हो जाता, जैसा क्लास 10 पे हम करते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें भी एरर है और इसमें भी एरर है, तो ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। अभी आपको थोड़ा और सॉल्व करना है। अभी तो हमने वैल्यू सॉल्व करी, अब हम सॉल्व करेंगे एरर, ठीक है। अब एरर कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, यानी कि एडिशन वाले, इसलिए एडिशन वाले में एरर सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला लगता है, क्या, प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो मैं सॉल्व करता हूं, देयरफॉर प्लस माइनस डेल्टा आरएस, ढंग से देखिए, x की जगह मेरे पास r है इस बार, तो मैंने क्या लिखा, प्लस माइनस डेल्टा x की जगह आरएस इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a का मतलब यहां पे क्या है हमारे पास, a का मतलब है R1, a हमारे पास R1 है, तो मैं लिखूंगा डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। अब आप इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले से कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर आपको पता लग जाएगा कि x की जगह RS लिखा हुआ है क्योंकि टोटल ये था हमारे पास, a की जगह पे लिखा था R1 तो हमारे पास डेल्टा R1 यहाँ पे आ गया, b की जगह पे R2 लिखा है तो डेल्टा R2 आ गया। अब बस इसकी वैल्यू पुट करिए, कैसे, डेल्टा R1 की वैल्यू बेटा क्या थी हमारे पास, 0.1 हमने पहले लिख रखी है, डेल्टा R2 की वैल्यू क्या है, 0.2। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0.3, 0.1 प्लस 0.2 इक्वल टू 0.3, किसमें, ओम में, एरर रेजिस्टेंस का ये तो आंसर ओम में आएगा। अब आपके पास फाइनल आंसर क्या आया, नाउ हम लिखते हैं, नाउ वैल्यू ऑफ नेट रेजिस्टेंस, इसको मैं चलिए ऊपर लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं। अब ये तो आपको पता लग गया कि ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना था, तो इसका काम खत्म हुआ। मैं लिखता हूं, नाउ द वैल्यू ऑफ नेट रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ नेट रेजिस्टेंस विद एरर लिमिट्स, एरर लिमिट्स। तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आ गया, वो होता है R प्लस माइनस डेल्टा R, जी आपको निकालना था एक्चुअली। तो R की वैल्यू हमारे पास क्या थी, बेसिकली R की जगह हमारे पास RS है, कोई दिक्कत नहीं। तो RS की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 12 ओम, तो लिखेंगे 12.0 प्लस माइनस RS की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, 0.3, तो यहां रख दीजिए 0.3।
ओम। दिस इज द फाइनल आंसर। बड़ी सिंपल सी बात है। अब ये हुआ क्या बेसिकली, सबसे पहले हमने आरएस को सिंपल फॉर्मूले से सॉल्व कर दिया और डेल्टा आरएस को हमने एरर के एडिशन वाले फॉर्मूले से सॉल्व किया। यही जरूरी है कि इसको आप इस तरीके से सॉल्व करें, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं और बिलीव मी, क्लास 11th और क्लास 9th के बच्चे में सिर्फ इस बात का अंतर है कि क्लास 9th के बच्चे को इसका लॉजिक नहीं समझ में आएगा, ठीक है, कि क्या क्या चीजें थी, एरर क्या होता है ये। लेकिन अगर मैं क्लास 9th के बच्चे को बोल दूं कि बेटा ये जो फॉर्मूला है इसमें ऐसी वैल्यू होती है, इसको R1 मान लो, इसको डेल्टा R1, इसको R2 और इसको डेल्टा R2 मान लो, और फिर उसके बाद क्या करो, एरर वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, तो पुट करके तो आंसर वो भी निकाल लेगा, बस उसे पता नहीं चलेगा उसने किया क्या है, और आपको पता लगेगा कि आपने क्या किया है। तो सिंपल क्या करते हैं हम ऐसे क्वेश्चनों में, सबसे पहले हम नॉर्मल फॉर्मूला लगा के वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमने RS = R1 + R2 लगा के सिंपल वैल्यू निकाल ली। ये तब था जब एरर नहीं होता, ठीक है। अब उसके बाद क्या था, क्योंकि एरर भी था तो एरर को एरर के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। एडिशन का एरर था इसलिए सीधा डेल्टा R1 + डेल्टा R2 कर दिया और वैल्यू पुट कर दी, आंसर निकल गया। तो फाइनल आंसर क्या निकलना था, RS ± डेल्टा RS। ये थी वैल्यू और ये थी एरर लिमिट। तो RS की जगह RS की वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा RS की जगह डेल्टा RS की वैल्यू पुट कर दी, खत्म, ओवर। सिंपल था, वेरी गुड। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप। एडिशन का जो क्वेश्चन होगा 100% अब वो आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक पार्ट था कि एरर में एडिशन होगा तो हम कैसे करेंगे। अब बात करते हैं अगले स्टेप पे, एरर इन सब्ट्रैक्शन में क्या होगा। अगर कोई ऐसा फॉर्मूला है जो दो फॉर्मूलों के डिफरेंस से बनता है, जैसे कि x = a - b, तो क्या होगा, ठीक है, समझते हैं। देखिए, क्योंकि चीजें बहुत अलग तरीके की हैं और आपको अब तक ये पता लग गया होगा कि क्लास 11th में जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लगा होगा कि यार इसे फिजिक्स कहते हैं। हमने तो क्लास 9th और 10th में अलग ही तरीके की फिजिक्स पढ़ी थी, अब तक कुछ अलग ही चल रहा है। जितना भी हमने अब तक पढ़ा है वो सभी कुछ नया है, उसमें कुछ पहले जैसा आया ही नहीं है। कोई बात नहीं, ये चैप्टर थोड़ा सा अलग तरीके का है, लेकिन आगे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको कुछ चीजें मैच करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो चिंता नहीं करिए, हो जाएगा। चीजें मुश्किल नहीं है, बस एक बार ढंग से समझनी है, ठीक है। अब सुनिए, अब मैं बात करता हूं एरर इन सब्ट्रैक्शन का। तो सेकंड था हमारे पास एरर इन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की जगह आप इसको डिवीजन भी मान सकते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन की जगह डिवीजन भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं मान लेता हूं कि एक ऐसा फॉर्मूला था कि लेट x = a - b। एक ऐसा फॉर्मूला x एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो a - b के ऊपर डिपेंड करती है। क्या आपको ऐसा कोई फॉर्मूला याद आ रहा है जिसमें a - b के ऊपर, जिसमें सिर्फ डिफरेंस करके कोई फॉर्मूला बनता हो फिजिक्स का? नहीं, हाँ, जनरली ऐसा फॉर्मूला हमको नहीं दिखता, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। चेंज इन वेलोसिटी, ये टर्म सुना है? क्लास 9th में हम पढ़ते थे एक्सेलरेशन = रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, v - u/t, याद आ रहा है? तो जो v - u है ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है ना। तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, सीधा सीधा माइनस करना है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, जो भी इस तरीके के क्वेश्चन बने जिसमें सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्शन आती हो, उसके अंदर हम इस तरीके के मेथड को यूज करते हैं। तो पूरा मेथड यूज नहीं करना होता, सिर्फ वो फॉर्मूला यूज करना होता है जो इस मेथड के बाद में आएगा। लेकिन कुछ लॉजिक है, उनको आपको तब समझ पाएंगे जब मैं आपको उसका डेरिवेशन कराऊंगा। तो डेरिवेशन बिल्कुल वैसा है जैसा पिछला वाला किया था। अब आप मेरी हेल्प कर पाएंगे, देखिए साथ साथ। लेट x = a - b था, तो इसके बाद आपको क्या लिखना होता है, वही सब चीजें कि लेट एब्सोल्यूट एरर इन a, क्या मानते हैं, डेल्टा a मान लेते हैं। एब्सोल्यूट एरर इन b को क्या मानते हैं, डेल्टा b। एब्सोल्यूट एरर इन x को क्या बोलते हैं, डेल्टा x। ये बिल्कुल मैंने वैसा लिख दिया जैसे पहले लिखा था, अभी तो कोई चेंज नहीं आया, ठीक। अब सुनिए, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x विद एरर लिमिट्स, वैल्यू ऑफ x विद एरर लिमिट्स। तो अब इसमें क्या है, देखिए x
प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं वैल्यू ऑफ एक्स विद एलिमेंट, ऐसे लिखते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, ए एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स की जगह मैं लिखूंगा, अब इसी फॉर्मूले को लिख रहा हूं मैंने, एक्स की जगह लिख दिया एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। अब ए की जगह क्या लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो बहुत सीधी सी बात है, मैंने ए की जगह ए प्लस माइनस डेल्टा ए रख दिया, बी की जगह पे बी प्लस माइनस डेल्टा बी रख दिया, बीच में माइनस साइन था तो माइनस आ गया, और x को क्या लिखना था, x प्लस माइनस डेल्टा x। तो x को डेल्टा x के साथ, a को डेल्टा a के साथ और b को डेल्टा b के साथ। यहां तक क्लियर है। अब क्या करते हैं बेटा, नेक्स्ट है a x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a और b को साथ साथ लिखना है। तो ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस का b हो जाएगा, तो मैंने a माइनस b को एक साथ लिख लिया। अब देखो आगे क्या बचता है, इसमें से बचेगा प्लस माइनस डेल्टा a, ये माइनस साइन जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब एक नई चीज है, ये माइनस साइन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर साइन उल्टे हो जाएंगे। कैसे, माइनस वाला जब प्लस से मल्टीप्लाई करेगा, ये प्लस साइन था, माइनस वाला जब प्लस से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा माइनस साइन, और माइनस वाला जब माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा प्लस साइन। तो साइन उल्टे हो जाएंगे, प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस डेल्टा बी। हो सकता है कि आपके दिमाग में ये बात हो कि सर अगर प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस भी लिख दिया तो क्या फर्क पड़ता है। तो मैं आपको बताता हूं, वैसे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बस अंतर ये होता है कि प्लस माइनस साइन लेने का मतलब है कि पहले मैं डेल्टा बी की प्लस वैल्यू को यूज करूं, बाद में डेल्टा बी की माइनस वैल्यू को यूज करूं। और अगर मैंने माइनस प्लस लिखा है तो इसका मतलब डेल्टा बी की पहले माइनस वैल्यू यूज करनी है, फिर डेल्टा बी की प्लस वैल्यू यूज करनी है। आंसर वही आएगा, नहीं मैटर करता, लेकिन साइन कन्वेंशन तो आपको यूज करने हैं ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन तो यूज करेंगे ही आप। ठीक, अब देखिए, तो x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a माइनस b की जगह क्या आएगा, a माइनस b हमारे पास x था, प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। तो x से x कैंसिल हो गया, प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मेरे पास तो आंसर आ गया, कितने पॉसिबल आंसर हैं इसके, अगेन इसके 4 पॉसिबल आंसर है। कैसे, दोनों प्लस के हो सकते हैं एक बार में, एक बार दोनों माइनस हो सकते हैं, एक बार एक प्लस दूसरा माइनस, एक बार पहला माइनस दूसरा प्लस। 4 पॉसिबिलिटी वही आएंगी जो पहले भी आई थी एडिशन वाले में, दोनों प्लस के, पहला माइनस दूसरा प्लस, फिर पहला प्लस दूसरा माइनस, और फिर दोनों के दोनों माइनस। अब इन 4 पॉसिबिलिटी में से किन में मैक्सिमम आंसर आएगा, तो आपका आंसर अगेन वही होगा जो पिछले वाले केस में था कि मैक्सिमम आंसर अभी भी तब आएगा व्हेन बोथ आर पॉजिटिव एंड व्हेन बोथ आर नेगेटिव। प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एक इसमें मैक्सिमम आंसर आएगा, और माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, एक इसमें मैक्सिमम आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे मैक्सिमम एरर निकालना है, मैक्सिमम एरर इन एक्स, तो वो आएगा मेरे पास प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। क्यों, मैंने कहा था ना मैक्सिमम मेरा आंसर सिर्फ तब आएगा जब दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। तो मैं उसको फिर ऐसे लिख सकता हूं, प्लस के मल्टीप्लाई करूंगा दोनों प्लस के हो जाएंगे, माइनस के मल्टीप्लाई करूंगा दोनों माइनस के हो जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि इसका आंसर भी वही निकल के आया जो एडिशन का था। अब कितनी कमाल की बात है, दोनों का इनिशियल फॉर्मूला अलग अलग था। आपने जब एडिशन पढ़ा था तो x इक्वल टू a प्लस b था, सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो x इक्वल टू a माइनस b है, लेकिन एरर सॉल्व करने का जो फॉर्मूला था उन दोनों में ही बीच में प्लस आता है। अब प्लस क्यों आया वो आपने सॉल्व करके देख लिया कि क्यों आया प्लस, वरना डायरेक्ट जब बच्चा फॉर्मूला पढ़ता है कि एरर में सब्ट्रैक्शन में भी यही करेंगे तो बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है यार प्लस वाले में जब प्लस किया था तो माइनस वाले में माइनस क्यों नहीं किया। तो वही मैंने आपको कंसेप्चुअली बता दिया कि माइनस वाले में भी माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि जब हम सॉल्व करते हैं तो मैक्सिमम एरर निकालते हैं, और मैक्सिमम एरर सिर्फ तब आ सकता है व्हेन बोथ आर पॉजिटिव और व्हेन बोथ आर नेगेटिव। तो इसलिए प्लस माइनस करके आपको अंदर प्लस ही मिलता है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा बनता है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल कैसा बनता है उसको हम देखते हैं। ये तो इसका डेरिवेशन था कि आता किस तरीके से। क्वेश्चन था, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं क्वेश्चन, इनिशियल वेलोसिटी
u आपको गिवन थी 2.0 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड। कोई ऑब्जेक्ट था जिसकी इनिशियल वेलोसिटी ये थी। लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, बस हमें मतलब ये है कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। इनिशियल वेलोसिटी ये दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी भी 5.0 प्लस माइनस 0.2 मीटर पर सेकेंड, ये आपको दे रखा है। ओके, आपसे क्या पूछा है? कैलकुलेट चेंज इन वेलोसिटी, कैलकुलेट चेंज इन वेलोसिटी विद एरर लिमिट्स, कैलकुलेट चेंज इन वेलोसिटी विद एरर लिमिट्स, ये आपका क्वेश्चन था। तो सिंपल आपको पता है कि अगर चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो मुझे सीधा माइनस करना है। अब सीधा माइनस करना है तो कैसे माइनस करना है, ढंग से देखिएगा। हो सकता है कि आपको बहुत हबड़ तबड़ होगा, चलो मैं इसको सॉल्व करता हूं, नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। एक क्वेश्चन ढंग से समझ लो, उसके बाद तो तुम बहुत करोगे। ठीक है, देखिए, मैं जानता हूं चीजें बहुत इजी हैं और बड़ा मुश्किल होता है कि क्लास 11th में हमको कुछ इजी मिल जाए, लेकिन चलिए, जब इजी मिलता है क्लास 11th में तो बड़ी खुशी होती है। अब देखिए, सबसे पहले जो चेंज इन वेलोसिटी था उसको मैं कैपिटल V के सिंबल से डिनोट कर देता हूं। सिंबल तो मुझे कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी को मैं कैपिटल V लिख लेता हूं, V इक्वल टू V माइनस U, ठीक है, ये था हमारे पास। अब मुझे सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालनी है, तो एक चीज चेक करो बेटा। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि जब भी ऐसी कोई वैल्यू दे रखी हो उसको पहले कुछ लेट कर ले। अब क्या लेट करेंगे? 2 तो हो गया मेरे पास U और 0.1 हो गया डेल्टा U, ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से 5 हो गया मेरे पास V और 0.2 हो गया डेल्टा V, ठीक है। मैं इसको चलिए नीचे लिख देता हूं, आपको थोड़ा सा क्लियर होगा, बल्कि इसको मैं दूसरे कलर से मार्क कर देता हूं सो दैट इट इज इजीली विजिबल। दिस इज, आई एम सॉरी, दिस इज U एंड दिस इज डेल्टा U, ठीक है। और ये क्या था हमारे पास? ये था V और ये हमारे पास डेल्टा V। ये आपको सबसे पहले समझ लेना है ताकि हमको वैल्यू पुट करने में इजी रहे। अब देखिए, मुझे चेंज इन वेलोसिटी निकालना था, V इक्वल टू V माइनस U, तो वैल्यू पुट करते हैं। V की वैल्यू क्या थी मेरे पास? 5.0। हो सकता है आपके दिमाग में चल रहा हो कि सर 5.0 क्यों लिख रहे हैं, सीधा 5 ही लिख लो ना। तो मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर के एंड में, आपको पता लगेगा कि 5.0 और 5 में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, वो हम बात करेंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी बोलूंगा तो टॉपिक से अलग चला जाएगा, फिर एक नया टॉपिक चालू हो जाएगा, उसको समझने में मुश्किल होगी। तो अभी आप फिलहाल समझ लीजिए कि जैसा दे रखा है सीधा वैसे ही रख के माइनस करना है। तो 5.0 V हो गया माइनस U कितना था? 2.0। तो आंसर सॉल्व करके कितना आया? 3.0। इसका मतलब ये है कि अगर इन वैल्यूज के अंदर एरर नहीं होता तो मेरा आंसर सिर्फ 3.0 आ जाता और खत्म, ठीक है। ओके, अब क्या निकालना है? अब सॉल्व करना है आपको एरर इन चेंज इन वेलोसिटी, एरर इन चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो उस एरर को मैं लिखूंगा प्लस माइनस डेल्टा V। एरर को ऐसे दिखाते हैं, अगर ये मेरे पास एक्चुअल वैल्यू थी तो एरर को ऐसे लिखते हैं। अब फॉर्मूला क्या है? भले ही ये सब्ट्रैक्शन का न्यूमेरिकल है, लेकिन जब मैं इसके एरर का फॉर्मूला लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा डेल्टा V प्लस डेल्टा U। तो मैं डेल्टा V प्लस डेल्टा VU लिखूंगा। अब क्या होगा? वैल्यू पुट कर दो। डेल्टा V की जगह क्या आएगा? डेल्टा V की जगह मेरे पास था 0.2 और डेल्टा U की जगह कितना था? 0.1। तो सॉल्व करके मेरे पास कितना आ गया? इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट प्लस माइनस 0.3, प्लस माइनस 0.3। अच्छा, साथ में बेटा मेरे को इनकी ऐसा यूनिट भी लिखनी चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको यहां लिख लेता हूं 3.0 मीटर पर सेकेंड, और यहां भी मुझे 0.3 यहां लिख लेता हूं, प्लस माइनस 0.3 मीटर पर सेकेंड। सबसे सरप्राइजिंग बात क्या होती है? सबसे सरप्राइजिंग बात ये होती है कि बच्चा ये सोचता है कि क्वेश्चन था सब्ट्रैक्शन का, ऊपर तो माइनस किया, नीचे प्लस कर दिया। तो अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऊपर माइनस और नीचे प्लस क्यों किया है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में भी एरर निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? हमारे पास एडिशन वाला होता है, ठीक है। तो 0.3 मीटर पर सेकेंड, देयरफॉर वैल्यू ऑफ एरर विद एरर लिमिट्स
वैल्यू ऑफ एरर विद एरर लिमिट्स, इसमें क्या मिलेगा आपको, इसमें आप लिखेंगे v प्लस माइनस डेल्टा v इज इक्वल टू, v की जगह कितना आ गया 3.0 प्लस माइनस डेल्टा v की जगह कितना है, डेल्टा कैपिटल V लिखता हूं, डेल्टा v की जगह था 0.3 और फाइनली मीटर पर सेकंड। ये था हमारे पास एरर इन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन। तो बहुत क्लियर सी बात है बच्चे, हमने ये सीख लिया एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, मैंने दोनों को साथ साथ कराया ताकि आप कंपेयर कर सकें। जब एडिशन का क्वेश्चन होता है तो उसमें ऊपर वाली वैल्यू भी ऐड होती है और एरर भी ऐड होता है, लेकिन जब सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन होता है तो ऊपर वाली वैल्यू तो माइनस होती है, मेन वैल्यू माइनस होती है, लेकिन एरर को फिर भी ऐड ही करते हैं। और वो क्यों ऐड करते हैं उसी के लिए मैंने आपको डेरिवेशन बताया था कि वो एडिशन का फॉर्मूला ही क्यों बनता है। ठीक है बेटा, सो दिस इज अबाउट टुडेज क्लास। और आज की क्लास में जो हमने मल्टीप्लिकेशन, हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, इसको बहुत ढंग से करिएगा। क्वेश्चन मैं आपके पास जरूर भेजूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसके ऊपर किए जाएंगे, आप उसको ट्राई करेंगे और मैं बहुत श्योर हूं कि 90% प्रॉब्लम तो आपकी खत्म हो जाएगी जब आप उसको करेंगे, आपको खुद ही आ जाएंगे क्वेश्चन, मेरी हेल्प की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कुछ का क्वेश्चन अटक सकते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से अलग लेवल के चले जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन आप जरूर कर पाएंगे, उसके लिए मैं बहुत 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 श्योर हूं। तो आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, ये मैं जानता हूं कि इंटेलिजेंस आपकी है। इंटेलिजेंस अब मैं आपको बता दूं, बस एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। पता है जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ओसामा बिन लादेन, नाम सुना है आपका? ओसामा बिन लादेन वाज सपोज्ड टू बी द टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी, लेकिन उसके बाद भी अगर टॉपर यूनिवर्सिटी का था तो इसका मतलब इंटेलिजेंट तो था, ऑब्वियस है, लेकिन जो इंटेलिजेंस थी ना वो सही जगह चैनलाइज नहीं हुई, वो सही जगह चैनलाइज नहीं हुई, उसकी वो कहीं और चली गई। अगर उसको सही जगह चैनलाइज किया होता तो वो और कुछ बहुत बढ़िया काम कर सकता, जो क्रिएटिव हो सकता था। अब उसने क्रिएटिव ना करके डिस्ट्रक्टिव काम कर दिया। ठीक है बेटा, तो इंटेलिजेंट आप हैं, बाय डिफॉल्ट है, बस उसको चैनलाइज करना जरूरी है। इतना मुझे आपके ऊपर विश्वास है कि आप चीजों को बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो दिस इज फॉर टुडेज क्लास। एडिशन सब्ट्रैक्शन के हमने एरर वाले न्यूमेरिकल पढ़ लिए थे, आज क्वेश्चन उसके समझ लिए, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एक्सपोनेंट्स। ये थोड़ा सा इससे ऊपर जाएगा लेकिन समझ में पूरा आएगा, दैट आई गारंटी यू। ठीक है, तो उसको बहुत ढंग से आप समझिएगा और मैं चाहूंगा कि आपका मैक्सिमम पार्टिसिपेशन रहे, ठीक है, ताकि हम चीजों को बहुत फ्रूटफुल वे में कर सके। ओके देन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।